हरियाणा में जाटों को आरक्षण के खट्टर सरकार के फैसले पर कोर्ट की रोक के बाद मामला फिर से गर्मा गया है। जाटों ने 5 जून से दोबारा आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर दिया है, जिसे देखते हुए अभी से ही सरकार ने राज्य के कई जिलों में सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी है। जाटों का आरोप है कि सरकार ने कोर्ट में सही तरीके से पैरवी नहीं की, जिस वजह से कोर्ट ने रोक लगा दी है। 5 की पंचायत में आज हम इसी मसले पर चर्चा करेंगे कि क्या गुंडागर्दी से तय होगा आरक्षण का मसला, और सवाल यह भी कि आरक्षण का पैमाना सिर्फ जाति ही क्यों। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद होंगे इस चर्चा में शामिल होने के लिए। 5 की पंचायत में हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ हैं जितेंद्र जैन जी, आरक्षण विरोधी हैं। पुष्पेंद्र चौधरी जी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। आलोक शर्मा जी स्पोक्सपर्सन है कांग्रेस के, साथ ही गोपाल कृष्ण जी स्पोक्सपर्सन है बीजेपी के। इन सबसे मैं चर्चा की शुरुआत करूं उससे पहले 5 की पंचायत का पहला सवाल क्या है वो देख लेते हैं। 5 की पंचायत में आज देखिए, क्या गुंडागर्दी से तय होगा आरक्षण मसला। हालांकि पहला सवाल का जवाब मैं पुष्पेंद्र चौधरी जी से लेना चाह रहा हूं, लेकिन अभी थोड़ी देर में हमारे साथ वो जुड़ेंगे। आलोक शर्मा जी, गोपाल कृष्ण अग्रवाल और जितेंद्र जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोपाल कृष्ण जी, जाटों का यह आरोप है कि सरकार ने कोर्ट में तरीके से पैरवी नहीं की, इस वजह से कोर्ट में रोक लगी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। सरकार ने पूरी तरह से इसके लिए बिल भी पास किया था और उसके बाद अब कोर्ट ने बोला है कि आप अपना जवाब दीजिए, सरकार पूरी तरह से उसको जवाब देगी। अभी तो केवल स्टे हुआ है और अभी फैसला अभी बाकी है, तो सरकार अभी अगली सुनवाई अब जुलाई में होगी। गोपाल कृष्ण जी, किस तारीख तक अब अगली सुनवाई जो है वो जुलाई में पहले ही होगी, लेकिन जाट कह रहे हैं कि 5 जून से हम आंदोलन फिर से करेंगे। नहीं, वो तो इस कोर्ट के फैसला आने के पहले से ही कह रहे थे। वो तो 11 मई को ही उन्होंने जंतर मंतर में ऐलान, यानी सरकार भी जान रही थी, तो वो तो एजिटेशन करना चाहते हैं। यानी सरकार भी जान रही थी कि ये होगा। जाट जो जिस तरह से नहीं, वो कोर्ट के फैसले से उसका मतलब नहीं है, उन्होंने तो पहले से घोषणा कर दी है। और आप जो पिछली बार का जो हाल देखे तो उससे तो यह है कि वो एजिटेशन करेंगे, लेकिन सरकार ने पूरी तरह से तैयारी कर रखी है कि किसी तरह की वायलेंस ना हो, कानून अपने हाथ में ना लिया जाए। जहां तक हरियाणा गवर्नमेंट का ताल्लुक है, वो चाहती है कि जाटों को आरक्षण मिल जाए, इसीलिए उन्होंने बिल भी पास किया, लेकिन संविधान के तहत ही ये हो सकता है, इस संविधान के बाहर। यही बात पुष्पेंद्र चौधरी जी से मैं समझना चाहूंगा। पुष्पेंद्र चौधरी जी, देखिए, गोपाल कृष्ण जी बार बार संविधान का हवाला दे रहे हैं, कह रहे हैं कि कुछ भी होगा तो संविधान के दायरे के अंतर्गत होगा। थोड़ा सा धैर्य आप लोगों को रखना होगा। आप लोग जो बार बार आंदोलन का ऐलान कर देते हैं, सड़कों पर उतर आते हैं, आगजनी करते हैं, उपद्रव करते हैं, उससे काम नहीं चलेगा, ऐसे आरक्षण नहीं मिलेगा। देखिए, जो जाट आरक्षण की मांग हरियाणा की थी, वो हरियाणा सरकार ने पूरी की थी, लेकिन उसमें भी हमारी मांग ये थी कि इसको शेड्यूल 9 में डाला जाए ताकि कोर्ट उससे इंटरफेरेंस उस पर ना करे। और हमें ये आशंका थी पहले भी कि इसी तरीके से ये कोर्ट में अटकने का काम किया जाएगा। मजबूत पैरवी की कमी मान लीजिए, जो मेरी जानकारी में आया है कि इन्होंने पैरवी तक नहीं की, वहां कैविएट तक दाखिल नहीं किया था इन्होंने। और दूसरी जो हमारी मुख्य मांग थी कि 8-9 राज्यों में जिसमें हम पहले से ही ओबीसी की सूची में शामिल है, उसमें हमें केंद्र में शामिल किया जाए। उस मांग पर आज तक केंद्र सरकार जो है भाजपा की है, उन्होंने क्या कदम उठाए, भाजपा के प्रवक्ता हैं वो बता देंगे आपको। और उसके अलावा जो हमारे मुकदमे कायम हो गए थे और जो जाटों के बच्चे शहीद हुए थे, उन मुद्दों पर भी हमारी चर्चा, और हमें यानी कि पुष्पेंद्र जी, जो सरकार ने यहां पर अधिसूचना जारी की, उस वक्त तो आप लोगों ने इसका स्वागत किया था कि चलिए एक अच्छी पहल है, अच्छा कदम है। आप लोगों ने आंदोलन भी वापस ले लिया था सरकार के इस आश्वासन के बाद। फिर उसके बाद देखिए अधिसूचना भी जारी हो गई, लेकिन अब जब मामला कोर्ट में गया, स्टे लग गई, तो अब आप फिर से कह रहे हैं कि सड़कों पर उतरेंगे। देखिए, हमने तब भी कहा था, मैंने अभी बताया कि उसको शेड्यूल 9 में डालने की हमारी मांग थी। जिन जाट लड़कों की शहादत हुई है, उनको मुआवजा देने की मांग थी। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि ईमानदार कोशिश नहीं कर रही है बीजेपी। जी बिल्कुल। गोपाल कृष्ण जी जवाब दीजिए, ये कह रहे हैं कि ईमानदार कोशिश नहीं कर रहे हैं। केंद्र सरकार, केंद्र में तो कुछ किया ही नहीं। क्या आपको ऐसा लगता है कि नियत में ही खोट है? देखिए, केंद्र में नहीं, क्या नियत में ही खोट है? मुख्य देखिए, नहीं पुष्पेंद्र जी, क्या नियत में ही खोट है? ईमानदार कोशिश तो तब होती है जब इंसान की नियत साफ हो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ये निश्चित रूप से इसी तरफ इंगित कर रहा है कि बीजेपी की ईमानदार कोशिश पर भी सवाल उठ गए, नियत पर भी सवाल उठ गए।
नहीं, देखिए जो शेड्यूल 9 की ये बात कर रहे हैं, तो शेड्यूल 9 की जब स्टेट गवर्नमेंट से जब कुछ होगा उसको देखा जाएगा। अभी देखिए अल्टीमेटली अगर जाट गवर्नमेंट को डालना चाहिए, डिमांड कर रहे हैं वो मान ली जाए। नहीं, क्यों देखा जाएगा? तो जो डिमांड कर रहे हो वो मान ले। और दूसरी आप इनकी डिमांड ये हो रही है कि कंपेंसेशन दे दो जो वायलेंस हुआ, दूसरे भी कह रहे हैं। तो अल्टीमेटली जाट को समझना चाहिए कि वायलेंस से या लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेने से सॉल्यूशन नहीं होता। अब इनकी डिमांड रिजर्वेशन से बढ़ के दूसरी हो गई, तो सारा एजेंडा और इशू अलग बात और एक डिमांड भी आ गई। गलत बयान न दीजिएगा। रिजर्वेशन की मुख्य डिमांड है, केंद्र में रिजर्वेशन की उससे भी बड़ी डिमांड थी। हरियाणा स्टेट में आपने दिया था, लेकिन केंद्र में आपने हरियाणा में दिया है क्या? उन्हीं हरियाणा के जाटों को केंद्र में मिलना चाहिए था, और बाकी तमाम राज्यों में जहां जाट बसते हैं वहां केंद्र में मिलना चाहिए था। और तमाम जो हमने मुआवजे की बात की, या देखिए कश्मीर में भी रोज पथराव होता है, वहां पर गोली नहीं चलती, वहां पर सीधे सीधे आपने गोली चला करके हमारे 18-20 लड़कों की शहादत हो गई। ये बहुत ही भर्त्सना वाला काम आप लोगों ने किया है। नहीं, देखिए ये जो सारा वायलेंस था, जो सारा हुआ, उसको तो जाट को भी समझना पड़ेगा कि ये वायलेंस से रिजल्ट नहीं आता। दूसरी बात, ये बात आप लेकिन ये भी मान लीजिए गोपाल कृष्ण जी, केवल डिमांड के आधार पे चाहती सरकार तो रोक सकती थी, क्योंकि इनपुट सरकार के पास थे, लेकिन सरकार की मशीनरी ने सही तरीके से काम नहीं किया, इसलिए वायलेंस ज्यादा हो गई। 30 से ज्यादा लोग मारे गए, हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ। आलोक शर्मा जी कुछ कहना चाहते हैं। आलोक शर्मा जी, जो काम बीजेपी सरकार ने किया, जो रिपोर्ट है वो आएगी, उस पर एक्शन लेंगे। जाटों को आरक्षण दिया अलग से, यही काम आपकी सरकार ने भी किया था। मामला कोर्ट में फंसा। सवाल ये है कि हल कैसे निकलेगा? बार बार सरकार अधिनियम अधिसूचना जारी करेगी और मामला जाकर कोर्ट में फंस जाएगा, जाट उतर जाएंगे सड़कों पर, हजारों करोड़ की संपत्ति का नुकसान होगा, लोगों की समस्या है जस की तस, वोट मिलेंगे। आलोक शर्मा जी, दो पहलू हैं इसके। पहला पहलू तो है कि आरक्षण के मुद्दे पर आरक्षण हमने भी दिया, हम भी चाहते थे जाट समुदाय को आरक्षण मिले, लेकिन हमारी सरकार और आने वाली सरकार बीजेपी की सरकार दोनों ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये प्रूव नहीं कर पाई कि जातिगत आधार पर जाट जो समुदाय है उसको आरक्षण दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने उसको गिरा दिया। उसके बाद जिस तरह से हिंसा हुई हरियाणा के अंदर, हजारों करोड़ की सरकारी प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ, और जिस तरह से वहां पर बीजेपी की सरकार के आरक्षण में, संरक्षण में पूरा वहां पर हिंसा आंदोलन चला। आज आप देखिए कि प्रकाश सिंह जी की जो रिपोर्ट आई है उसमें साफ कहा गया है कि तमाम अफसर जो हैं उसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। इसका मतलब बीजेपी हरियाणा की जनता को कहीं ना कहीं जाट वर्सेस नॉन जाट में बांटना चाहती थी, और उसको उसमें बांटने में सफल रहे वो लोग। तो 20% मांग रहे थे। नहीं, मैं समझता हूं कि हमारे समय में इस तरह का आंदोलन कभी भी नहीं रहा। धरने रहे, प्रदर्शन रहे, तमाम चीजें रही, लेकिन आर्मी को डिप्लॉय करना पड़े और वहां पर जो है जाट लड़के हिंसा जो कर रहे थे उनको मारा जाए, उनके ऊपर गोलियां चलाई जाए और सामाजिक तत्व वहां पर आए और सामाजिक तत्व वहां पर हावी हो जाए। सरकार ने जो आरक्षण का प्रावधान किया था, उस वक्त कांग्रेस की नीयत और कोशिश ईमानदार थी। अगर कोशिश और सब कुछ ईमानदार थी, नीयत साफ थी, तो ये मसला अभी तक क्यों लटका हुआ है? देखिए, इसमें साफ तौर पे मैं बेबाकी से बात करना चाहता हूं, चाहे पिछली सरकार रही हो या ये सरकार रही हो, जाटों को स्टेट लेवल पर, चाहे हरियाणा हो या अन्य राज्य जहां जाट बसते हैं, वहां हमें आरक्षण चाहिए। ओबीसी की सूची में अलग से कुछ नहीं चाहिए। 10-20% जो भी 27% है, ये तो 27 हमें ओबीसी में शामिल किया जाए। तरीका नहीं है ना। पहली बार तो ये विधायिका दे रही है आपको आरक्षण, कोर्ट अगर इसको रोक रहा है तो आप करेंगे क्या? आलोक जी पूरा करने दीजिए मुझे। हिंसा आज आपने अरे भाई, पूरा आप कभी करने नहीं देते किसी को भी। परसों तीसरी आप पूरा करने दीजिए बात को। जब बीजेपी पहली मांग हमारी ये है कि हमें जिस राज्य में भी जाट बसता है उस राज्य में उसकी मांग तो सुन लीजिए। अरे भाई आलोक जी, मांग है उसकी मांग तो सुन लीजिए। हिंसा के सख्त खिलाफ है आलोक जी। अरे आप जिसकी मांग है मांग तो सुन लीजिए। मांग क्या हमारी मांग बहुत साफ है, जिस राज्य में भी जाट बसता है उस राज्य की ओबीसी सूची में हमें शामिल किया जाए। हमारे लिए कोई ना अलग कैटेगरी बनाई जाए, ना ही कोई अलग परसेंटेज बनाई जाए। पहली बात। दूसरी बात, अभी भी जो शब्द दूसरी बात चाहिए, और सभी राज्यों में जहां पर जाट बसता है उसको केंद्र में भी दिया जाए। आप मेरी मांग को और बात को जनता तक पहुंचने नहीं देंगे, बीच में बोलते जाएंगे। मेरा निवेदन है, आप वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, आप बीच में बोलते रहिए। चलिए, मैं शांत हो जाता हूँ। तो हमें चाहिए, ये कौन सा तरीका है? अरे आप बोलने तो दीजिए भाई। चलिए जितेंद्र जैन जी, अब ये बताइए कि ऐसे में फिर हल क्या निकलेगा?
देखिए, जाट ये कह रहे हैं कि आप हमें राज्य की सूची के साथ साथ केंद्र की सूची में शामिल कीजिए। और मुझे याद है कि पुष्पेंद्र जी पिछली बार भी हमारे साथ डिबेट में बैठे थे, उस वक्त आपने भी, जितेंद्र जैन जी में, और आपने भी ये मसला उठाया था कि जब तक ये मामला नॉमिनी सूची में शामिल नहीं किया जाता तब तक बार बार कोर्ट में जाएगा और मसला फंसेगा। मैं प्रत्युष, मैं एक बात इनको बता दूं, जहां तक बात है, अगर जो अभी पुष्पेंद्र क्या नाम है, बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि जाट शायद हिंसा से कोई समाधान नहीं निकलेगा, मगर ये बात भी सच है कि इसी आरक्षण की आग के अंदर कांग्रेस और बीजेपी के नेता आरक्षण के नाम पे वोट खोजने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैं ये कहूंगा कि देखिए, केसी गुप्ता कमीशन, जस्टिस केसी गुप्ता की अध्यक्षता में जो कमेटी हरियाणा में बटी थी, जो ओरिजिनल मांग थी कि जाटों को ओबीसी की सूची में शामिल किया जाए, जो ओरिजिनल मांग है, उस पर उन्होंने एक रिपोर्ट दी कि कहा कि ये मतलब इसको शामिल किया जाए। उस रिपोर्ट को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उसको गैर संवैधानिक करार दे चुके हैं, और जो बिल आया था उसे भी गैर असंवैधानिक करार दिया गया। उसके बाद आज उसी रिपोर्ट के नाम पर, जिसको सुप्रीम कोर्ट क्वैश कर चुका है, उसी रिपोर्ट को आधार बनाकर जब दोबारा आरक्षण की घोषणा करी गई तो सबसे बड़ा धोखा जाटों के साथ था। इन्हें भी पता है वो सुप्रीम कोर्ट में टिकेगा नहीं। आप सुप्रीम कोर्ट जिस चीज को बेसिक स्ट्रक्चर का वॉल्यूशन करार देके असंवैधानिक करार दे चुका है, आप उसके ऊपर दोबारा ऑर्डिनेंस और बिल लेके आ रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा अपने आप में एक जोक है। दूसरी बात, अब आते हैं कि इनकी मांग थी कि हमें ओबीसी के अंदर शामिल किया जाए। अब ये ओबीसी के एक अंदर आएंगे कि नहीं आएंगे, ये एक अलग बहस का मुद्दा है। मगर दूसरी बात जो है, दूसरी बात जो है, एक सेकंड, जो हरियाणा पहले से ही 8 राज्यों में हैं, हम 8 राज्यों में पहले ही हैं, ठीक है ना। हरियाणा बैकवर्ड क्लास एक्ट के अंदर जो इनको 10% अलग से 5 ज्योतियों का आरक्षण दिया गया है, वो अब आरक्षण की सीलिंग को ले जाएगा 60%। और जिस 16(4) के अंदर ये आरक्षण दिया जा रहा है, दैट इज एनेबलिंग प्रोविजन, उसके अंदर किसी भी समुदाय को मांग करने का अधिकार नहीं है। और अगर जो 16(4) में साफ साफ लिखा है कि किसी भी सूरत के अंदर, किसी भी परिस्थिति में 50% की सीलिंग को तोड़ा नहीं जाएगा, तो ये बातें होगी दो। अब तीसरी बात, आपको पता है संविधान के अंदर 16 की पंचायत का दूसरा सवाल क्या, वो भी देख लेते हैं। आरक्षण का पैमाना सिर्फ जाति क्यों? चलिए, आरक्षण का पैमाना 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता। हालांकि कुछ राज्यों में ऐसा प्रावधान है, लेकिन उसके लिए एक ठोस आधार देना पड़ता है कोर्ट के सामने भी। सवाल यह भी कि आरक्षण का पैमाना सिर्फ जाति ही क्यों? सबसे पहले मैं समझना चाहूंगा जितेंद्र जी आपसे। प्रत्युष, सबसे पहला जो आपने सवाल उठाया कि ठोस प्रमाण देना पड़ता है 50% की सीलिंग को क्रॉस करने के लिए, इसमें एक आध जो एक्सेप्शन है, वो तमिलनाडु में 62% रिजर्वेशन है, जिसको शेड्यूल 9 के अंदर डाला, 69 सॉरी, सही कह रहे हैं, जिसको शेड्यूल 9 के अंदर डाला जा रहा है। शेड्यूल 9 क्या है? वो ये शेड्यूल 9 था जब आजादी के बाद जो जमीनें एक्वायर करी गई साहूकारों से, तो इसमें कोई ज्यादा वाद विवाद ना हो या मेट्रो बनी, उसके अंदर ये था कि बार बार अगर कोर्ट के अंदर लोग जाएंगे तो ये एक जो लैंड कंसोलिडेशन है वो नहीं होगा। उसकी मूल भावना अलग थी। मगर जो इवन आज तमिलनाडु का 69% रिजर्वेशन है, उसको भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, ये कहकर कि सिर्फ मात्र शेड्यूल 9 में डाल भर देने से आप अदालतें इसको रिव्यू ना करें, ये नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट अब ये संवैधानिक बेंच कह चुकी है, चाहे आप किसी भी बिल को शेड्यूल 9 में डाल दीजिए, उसका भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। तो अब शेड्यूल 9 इज यूजलेस इन टर्म्स ऑफ हैविंग अ जुडिशियल इम्यूनिटी। मेरा मूल सवाल यह था कि आरक्षण का पैमाना सिर्फ जाति ही क्यों? पुष्पेंद्र जी। जी देखिए, पहले तो 16(4) वाली जो बात इन्होंने कही, 16(4) ये कहता है कि जिस जाति का सरकारी नौकरियों में एडिक्वेट पर्याप्त रिप्रेजेंटेशन ना हो, उसका रिप्रेजेंटेशन पर्याप्त करने के लिए आरक्षण दिया जा सकता है। उसमें 50% तो 30% की कोई बात नहीं है। बिल्कुल लिखा है 16(4), आई कैन रीड इट आउट। 16(4) आप आई कैन रीड इट आउट। देयर इज मैं 16(4), 15(4) दोनों आपको पढ़ के बता सकता हूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कहीं 50% का कहीं जिक्र नहीं है, पढ़ के सुना देता हूं। संविधान में जिक्र नहीं है, मैं आई कैन रीड इट आउट में जिक्र नहीं है, बिल्कुल जिक्र है। 16(4)(b) के अंदर लिखा है। ये केवल बालाजी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने तथाकथित रूप से 50% की सीमा लाद दी। सुप्रीम कोर्ट के हवा से थोड़ी लेके आएगा, वो भी संविधान के अंदर लेकिन सुप्रीम कोर्ट, लेकिन संविधान में कहीं पर भी नहीं है। मान रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में, अरे यार, सुप्रीम कोर्ट का तो जो शाहबानो केस में फैसला बदल सकता है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदला जा सकता है। ये बताइए कि नौकरियों में जाटों का अनुपात 43% है, जमीन भी आप लोगों के पास अच्छी खासी है, फिर आप कहते हैं कि पिछड़े हैं। ऐसी ऐसे कई जातियां होंगी जो मुख्यमंत्री हैं, जाट के आधार पर पिछड़ी हैं। देखिए, लोगों को भी आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। ऐसा है कि जाट की आप जो 43% की कह रहे हैं, 2-3% तो कुल जाकर के जो है जाटों में ग्रेजुएट हैं, तो कहां से 43% वाली बात आ गई? पहली बात।
और सारा ही यदि आप केंद्रीय सेवाओं में ए और बी ग्रुप को ले लें, सारी ओबीसी जातियों को ले लें, जिसमें जाट अभी शामिल नहीं है राजस्थान को छोड़ करके, उनकी रिप्रेजेंटेशन मात्र 8% है, 8% ओनली। तो आप कह रहे हैं अरे जिनकी जनसंख्या 60% है देश में, आप ये कह रहे हैं ओबीसी 60% और जाट आर्थिक आधार पर पिछड़ा, आप ये कह रहे हैं? देखिए सामाजिक राज्य में और भी जातियां होंगी, सामाजिक और भी वर्ग लोग होंगे जो कि आर्थिक आधार पर पिछड़े होंगे, सभी सड़क पर डंडा लेकर चले आए और जनी शुरू कर दें, हमें आरक्षण चाहिए। सेक्शन 15(4) सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन की बात करता है। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जाट पिछड़ा है। 9 राज्यों में, 8 राज्यों में पहले से ही ओबीसी सीट में शामिल है। जाट ना भाई आप बोलने नहीं देते बीच में, ना सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से पिछड़े हैं। राजनीतिक से कोई मतलब नहीं है। मायावती यदि मुख्यमंत्री बनती है तो हटा दीजिए, मायावती मुख्यमंत्री बनती है तो हटा दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। राजनीतिक जनसंख्या से निर्भर करता है, वोट के ऊपर निर्भर करता है, वोट के ऊपर आरक्षण संवैधानिक वोट के ऊपर राजनीतिक पावर निर्भर करती है। तो राजनीति को आप आरक्षण निर्भर नहीं है, ये कैसी बात कर रहे हैं? आप वोट और राजनीतिक पावर के भैया आप कह रहे हैं, ये बात आप कह रहे हैं, एक सेकंड, ये बात आप गोपाल कृष्ण को जवाब दे दीजिए। गोपाल कृष्ण जी, हाँ जवाब पूछे क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि जिस रिपोर्ट को, केसी गुप्ता की रिपोर्ट को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहले ही खारिज कर चुकी है, उसी रिपोर्ट को लेकर फिर आप सामने आ गए। अब ये तो जाटों के साथ धोखा एक तरीके से हो गया। ये आप लोगों को भी पता था कि ये खारिज हो जाएगा, कोर्ट में जाने पर मामला गिर जाएगा। तो क्या उस वक्त इन लोगों को सिर्फ एक लॉलीपॉप थमा दिया गया था, कुछ पल के लिए शांत हो जाओ? बिल्कुल नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है। जो एजिटेशन जो चल रहा है जाटों का, उनको डिमांड है, उसकी सरकार कंसिडरेशन कर रही है, देना भी चाहती है, लेकिन जो कानून के तहत ही होगा। और जातिगत आधार में भी ये चर्चा रिजर्वेशन की बड़ी व्यापक होती जा रही है कि क्या आर्थिक आधार के हिसाब से भी इंक्लूड करना चाहिए। केवल डिमांड के हिसाब से अगर रिजर्वेशन देना शुरू कर गए तो समाज के हर क्षेत्र में, हर जगह पे कुछ जातियां डिमांड करेंगी। और फिर रिजर्वेशन अगर कैप है ओबीसी में, जैसे ये कह रहे हैं कि उसके कैटेगरी के अंदर दे दिए, तो बाकी लोग हरियाणा सरकार, हरियाणा की बीजेपी सरकार ने यह भी कहा था कि इसके लिए संविधान की 9वीं अनुसूची में डलवाने के लिए केंद्र से आग्रह किया जाएगा। हुआ क्या? हाँ, तो नहीं, तो वो करेंगे तो देखा जाएगा। जैसे भी हरियाणा की सरकार अभी जब शेड्यूल 9 में को तत्काल करना चाहिए था, तो जब वो शेड्यूल 9 भी जुडिशियल रिव्यू के लिए ही तो रोक रही है। चलिए, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि धैर्य रखिए, आप ये कह रहे हैं कि धैर्य रखिए, प्रत्युष सबसे बड़ा धैर्य रखिए और इसका सॉल्यूशन निकाला जाएगा। आलोक जी, बहुत कम वक्त है, और केवल टिप्पणी, आखिरी कमेंट आलोक जी, आखिरी कमेंट आलोक जी। देखिए मैं समझता हूं कि 9th शेड्यूल में भी जो जितेंद्र जी ने बात कही है कि 9th शेड्यूल में डालने के बाद भी उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, ऐसा नहीं है। 9th शेड्यूल में भी अगर कोई चीज मैं कह रहा हूं जुडिशियल रिव्यू होगा, वही बात पूरी कह रहे हैं आलोक जी भी, वही बात कह रहे हैं कि हो सकता है। मैं वही कह रहा हूं, मैं उनकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं। तो इस 9th शेड्यूल में डालने के बाद भी इसका कोई समाधान नहीं है। लेकिन जो भी चीज होगी वो संवैधानिक और न्यायपालिका के दायरे में होगी। आरक्षण की मांग अगर लटके जोर पर होगी, जिस तरह से जाट आंदोलन और पटेल समाज वहां पर कर रहा है, मैं समझता हूँ अगर आप बैकवर्ड हैं तो नहीं कर पाते, उसके बाद अगर शामिल होने के लिए समय की कमी है, इसलिए चर्चा को यहीं पर समाप्त करना होगा।